रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था हम लोगों ने एंगल से, स्नेल्स लॉ से, स्पीड ऑफ लाइट से, वेवलेंथ से, ये सब हम लोगों ने किया। आगे दे रखा है इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में 10th क्लास में नहीं है, मगर उसी से रिलेवेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हम अपर क्लास का बता रहे हैं, ताकि कभी कोई क्वेश्चन ऊपर से आ जाए तो ये ना कहें कि ऊपर से निकल गया, ठीक है ना। तो उसको पकड़ने के लिए मैं थोड़ा सा ये 2-3 टॉपिक इसमें से ऊपर से पढ़ा देता हूँ। पहला दे रखा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बताया कि जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ये सपोज करते एक मीडियम है, जैसे कि वाटर है, लाइट जो है एयर से होते हुए वाटर में जाएगा तो रेयर से डेंसर में जाएगा। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा ये तो किधर बेंड करेगा, ठीक है ना। ये वैसे सीधा तो ऐसे जाता, लेकिन ये टूवर्ड द नॉर्मल इधर की तरफ बेंड करता। पहले हम लोगों ने किया इसको, एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है ना। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या है, व्हेन लाइट goes from rear to denser, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू मीडियम ले लेते, वाटर भी लिख सकते हैं, मीडियम लिखते, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। आगे दे रखा है, इसको बाय स्नेल्स लॉ भी लिख सकते हैं, बाय स्नेल्स लॉ, ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं मिरर, प्लेन मिरर, और इसको इस तरह से यहाँ पे अरेंज करते हैं जो इस लाइट पे बिल्कुल नॉर्मल यानी 90 पे आकर पड़ रहा है। ये ऐसा हम लोगों ने मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, कि इस पे ये लाइट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो जब ये लाइट इधर से नॉर्मल आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी तरह से जाएगा, 90 पे आ रहा है, तो जैसे ये आएगा बिल्कुल 90 पे, ऐसे ही वापस जाएगा, फिर ये ऐसे बेंड करके वापस निकल जाएगा। तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस चला जाएगा। अब जब लाइट इधर से वापस जा रहा होगा तो डेंसर से रियर में जा रहा होगा, ठीक है। और उस वक्त जब वापस जा रहा है उस वक्त इंसिडेंट एंगल ये कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं, व्हेन अ mirror is placed perpendicular to refracted ray, then the light retrace its ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना। ओरिजिनल पाथ पे वापस, रिट्रेस मतलब वापस चला था, ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना। नाउ बाय स्नेल्स लॉ, उसके बाद अगर लिखते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, म्यू मीडियम टू एयर, ये देखो ना, म्यू मीडियम से एयर में जा रहा है, जिधर से लाइट जाता है वो ऊपर लिखते हैं, जिसमें जाता है उसे नीचे लिखते हैं, मीडियम से होते हुए एयर में जा रहा है। और इसमें क्या होगा, साइन इंसिडेंट एंगल ये क्या लगा, आर, साइन आर अपॉन साइन आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये दूसरे नंबर इक्वेशन कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, यहाँ पे दे रखा म्यू एयर टू मीडियम, फिर यहाँ म्यू मीडियम टू एयर, ये वाला एक यहाँ पे है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1, ठीक है।
मीडियम टू एयर इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से। अभी हम लोगों ने देखा था जैसे ये वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, ठीक है ना, उसको 1.33 भी लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 4/3। तो कैसे लिखेंगे μAW, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में निकाला जाता है। तो ये हम लोग लिखेंगे 4/3। कितनी बात सुन में, अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं A/3 का यहाँ पे, तो ये मीडियम टू एयर का आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये देखो तो उसमें आ रहा है, ठीक है। ये 4/3 इंटू मीडियम टू एयर इज इक्वल टू 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर ये 1/4/3 आ जाएगा, या फिर मीडियम टू एयर 3/4 आ गया। ये हमारा रिलेशन आ जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, नहीं लिखा दिख रहा, ठीक है ना। क्या मतलब हो गया इसका कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है उस वक्त उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 जैसे ये वाटर है 4/3 दे रखा है, तो वाटर से एयर में आ रहा होगा तो कितना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4, उल्टा रेसिप्रोकल। रिवर्सिबिलिटी उल्टा उल्टा, ठीक है ना, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। या अगर किसी भी दूसरे मीडियम का, जैसे हम लोगों ने ग्लास का निकाला था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5 3/2, जब एयर से ग्लास में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। वो ग्लास से वापस एयर में अगर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग टॉपिक होता है इसका, नोट बंद कर दिया, कर दिए। अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस, मल्टीपल सरफेसेस, ठीक है ना। बहुत सारे सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो उनका क्या रिलेशन होता है। ऐसे आमतौर पे 3 सरफेस 3 मीडियम का दे रखा है। जैसे ये सपोज करते ये हमारा वाटर है, ठीक है ना, एक मीडियम लाइट जो है ना एयर से वाटर में आता है यहाँ तक, एक मीडियम यहाँ पे है, दूसरा उसके नीचे ले रखा है एक मीडियम, ये सपोज करते ग्लास आ गया इसके नीचे, ठीक है, ये थिक ग्लास इसके नीचे रखा हुआ है, ये इसका ग्लास बना दिया हम लोगों ने, थिक ग्लास। यहाँ पे थिक ग्लास हो गया, ये थिक ग्लास है। अब एक लाइट जो है रेयर मीडियम से ये आता है, ये इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये थोड़ा सा बेंड हो गया टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का लाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 ले लिया हम लोगों ने। ये लाइट जो है ना एयर से वाटर में गया तो एक बार जो है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये वाटर से ग्लास में इंटर करेगा ये, ठीक है ना। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का लाएगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, तो इसको हम लोग R1 ले लेंगे। और ये ग्लास जो है ना वाटर से ज़्यादा डेंसर है, तो यहाँ पे ग्लास जो है डेंसर हो जाएगा और वाटर जो है ना रेयर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो लाइट आ रहा है रेयर से डेंसर में आ रहा है, फिर किधर बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल, और टुवर्ड द नॉर्मल में बेंड करेगा। तो ये जो है ना थोड़ा और इधर की तरफ आ गया, तो ये R2 आ गया, इसको हम लोगों ने ले लिया R2। अब ये आया यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये R2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे R2। यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, और ये जो है डेंसर से फिर रियर में जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से, क्योंकि डेंसर से अब रियर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी बाहर निकलने वाला एंगल। अब यहाँ पे 3 जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, 3 सरफेसेस है, एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है,
एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये जो R2 यहाँ एंगल था, ये एंगल भी R2 के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे जो है ना ये लाइन है, ऐसे ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं। व्हेन लाइट इंटर, देखते रहना, दिखा कि नहीं, ठीक है ना। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएंगे एयर टू वाटर साइन I अपॉन साइन R, R1, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, ये यहाँ के लिए। फिर यहाँ पे दूसरा सेक्शन पे आते हैं। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वाटर टू ग्लास, म्यू वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू साइन R1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, ये यहाँ पे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 कहलाएगा, साइन R2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे है तीसरा, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है, म्यू ग्लास टू एयर ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन R2 है, और यहाँ पे साइन E है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया, कैसे हम लोग इक्वल दिखा रहे हैं, ये इक्वल कैसे दिखा रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 and 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 and 3, क्या मिलेगा, देखो यहाँ से करेंगे, म्यू एयर टू वाटर इंटू म्यू वाटर टू ग्लास इंटू म्यू ग्लास टू एयर, ये तीनों ऐसे आ गया। फिर यहाँ आएगा साइन I साइन R1, ये पहला वाला हो गया, साइन R1 साइन R2, ये दूसरा हो गया, और साइन R2 अपॉन साइन E। क्या देखा गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ एयर टू वाटर में होगा, उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंट यहाँ पे ग्लास टू एयर में होगा, यानी I इज इक्वल टू E के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं म्यू वाटर टू ग्लास, और ये म्यू ग्लास टू एयर इज इक्वल टू, देखिए साइन I साइन E, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गया, R1 R2 ये कैंसिल हुए, ये 1 आ गया, ये ठीक है ना, ये भी 1 आ गया। लेकिन क्या देखा गया, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रेयर से डेंसर में किया। यहाँ पे वाटर टू ग्लास में गया, ये भी सही है, क्योंकि वाटर जो है ना रेयर मीडियम है और ग्लास जो है ना डेंसर मीडियम है। लेकिन इसमें थर्ड वाला में देखते हैं तो डेंसर से एयर में जा रहा है, डेंसर से एयर में जा रहा है, जो जबकि हम लोग लिखने का जो तरीका है रेयर टू डेंसर, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो ये मिलेगा हमें एयर टू वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू 1 म्यू ग्लास टू एयर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे को एयर टू वाटर टू ग्लास, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू एयर टू ग्लास। ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में अभी लिखाया था ना हम लोगों ने, अभी क्या लिखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, म्यू एयर टू वाटर इंटू वाटर टू एयर इज इक्वल टू 1 लिखा था हम लोगों ने अभी रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से। अगर हमें इसको उधर ले जाए, म्यू एयर टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू वाटर टू एयर, तो ये जो डेंसर से रेयर वाला है 1/this इज इक्वल टू, ये फिर नॉर्मल रेयर टू डेंसर, ऐसे बोला क्या कि 1 अपॉन डेंसर टू रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हम लोग इसको रखेंगे 1 अपॉन, तो ये उसको उलट के लिख देंगे एयर टू डेंसर। तो ये हमारा रिलेशन आता है एक
रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस का, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड मीडियम, देखिए एयर टू वाटर इनटू वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। बंद करें। अगला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब उसी में आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन में आ गया, वो देखते कैसा होता है, ठीक है ना। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसको। ये हमारा अपना एज यूजुअल पानी ले लिया, पानी तो पानी है, सबको प्यास लगती है, पानी है तो जिंदा है, इसलिए पानी है तो ये हम लोग आज पढ़ भी रहे इतना, रेयर टू डेंसर। तो बहुत काम का है ये पानी, न जाने किन किन कामों में आता है। तो अभी हम पानी बना रहे हैं, ठीक है ना, यूं ही कुछ इधर उधर की बातें बता रहे हैं, ठीक है ना। जिंदा रहने के लिए पीना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, गलत ना समझो भाई, पीना ज़रूरी है का मतलब ये नहीं कि कुछ और पी लिए, ठीक है ना। ठीक, तो एक बल्ब ले लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक ये वाटर है हमारा और ये वाटर के अंदर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, आजकल आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक लाइट जो है, सपोज एक लाइट सीधा गया ऐसे, तो ये सीधा इसका रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही चला जाएगा, इसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये लाइट को सपोज थोड़ा सा तिरछा जा रही है, तो यहाँ से लाइट यहाँ गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट लेंगे, सॉरी ये तो नॉर्मल ले लेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ले लेंगे, ठीक है ना। अब ये डेंसर से रियर में जा रहा है तो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड हो गया, नॉर्मल से दूर चला गया, तो आई ये छोटा होगा मगर आर ये बड़ा होगा। इससे तो लाइट बहुत सारे रेजेस निकल लेंगे, मान लो एक रेज यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, एक रेज, ये जो लाइट है एक तो यहाँ से दिखा है, एक रेज यहाँ से निकल रहा है, ये हमारा नॉर्मल है। यहाँ एंगल आई जो है पहले वाले से बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट उससे बड़ा है पहले वाले से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे भी बड़ा होगा, तो ये और इधर बेंड कर जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बेंड कर जाएगा। ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये R2 है, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मान लो एक पॉइंट यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करते हैं ये जो है ना, ये जैसे लाइट यहाँ पे आया और ये नॉर्मल से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, मगर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना बेंड होने के बाद बिल्कुल सरफेस पे ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। कितनी बात सुन में आई, आगे चले। अगर इसके बाद एक लाइट यहाँ से जाता है इस सरफेस पे, इसके बाद, ठीक है ना, तो ये जो है अब रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में चला जाएगा। ये कुछ समझ में आता है, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी मीडियम में आ जाएगा, और ये एंगल आई जो है ना एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगेगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगेगा, इनसे कुछ और बनाने में लगी थी, ठीक है ना, इसलिए टॉपिक अब ये फिर से समझ लो, तुम लिखने के लिए परेशान हो रहे हो। अब मैं थोड़ा दूसरी बातें करूँ ताकि इतना एडिट कर सके, ठीक है ना, मैं बना रहा था तो वो कुछ और बनाने में लगी। अरे क्या, ठीक है ना भैया, एडिट कर देना यहाँ से जितना मैं इधर उधर से, अब पैसे फिर दोबारा से कर रहा हूँ। तो बोला गया जैसे मान लो लाइट यहाँ से यहाँ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो डेविएट कर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये पहला एंगल लिया। अब हमने दूसरा एक पॉइंट सेलेक्ट किया यहाँ पे, जहाँ पे आई जो है ना पहले से ज़्यादा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले वाले से ज़्यादा होगा, तो ये और बेंड करके और ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया, बड़ा हो गया। एक ऐसा पॉइंट ये आ जाता आई जिस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल सरफेस पे हो गया, पानी के सरफेस पे, क्योंकि वो दूर हो रहा ना, दूर होते होते पानी के सरफेस पे आ गया बिल्कुल। तो पानी के सरफेस पे आ गया, तो ये क्या हुआ कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल आई है इसको स्पेशली एक नाम देते हैं, सी देते हैं, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ
इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद कहीं से भी लाइट जब जाएगा, इसके बाद जब भी कभी लाइट पास करेंगे तो मीडियम से बाहर जाएगा नहीं, यानी कि डेंसर से रेयर में नहीं जाएगा, वो डेंसर में जाएगा, डेंसर में ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से यानी इसके बाद से कहीं भी लेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने लगेगा। लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा था, अंदर अंदर जाएगा लाइट और अंदर ही वापस आ जाएगा। लाइट डेंसर से गया इस एंगल के बाद और रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही चला गया, इसलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन होने लगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। कैसे डिफाइन करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? whenever light goes from denser to rare medium, it bends away from the normal। ठीक है ना, from the normal, but at a certain angle of incident, the angle of refraction becomes angle of refraction becomes 90 degree। This angle of incident is called critical angle। After this there will be no refraction, but reflection of light occurs। This phenomenon is known as total internal reflection of light। ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या समझ में आया इतना कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाता है तो वो नॉर्मल से बेंड करता है, पर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। उसके बाद आगे वो रिफ्रैक्शन ही होता है, बल्कि उसके बाद रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, और उस रिफ्लेक्शन को ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे रुको। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। यहाँ तक ये वाला सेक्शन पे जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के बराबर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना 90 डिग्री के बराबर है, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे अगर देखते हैं स्नेल्स लॉ के हिसाब से एट क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल, यहाँ पे हम लोग म्यू मीडियम टू एयर, ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो मीडियम टू एयर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन आई को साइन सी से चेंज कर देते हैं क्योंकि क्रिटिकल एंगल बताते हैं इसको, और साइन आर को 90 डिग्री से रिप्लेस कर देते हैं, और इसको कर लेते हैं हम लोग 1 अपॉन एयर टू मीडियम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे रिलेशन, इसको इधर लाएंगे तो म्यू एयर टू मीडियम
इंटू साइन सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है ना। म्यू साइन सी कितना एंगल दे रखा, क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। बंद कर। एट क्रिटिकल एंगल ये वाला पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई अपॉन साइन आर लिखा है, और ये चूंकि डेंसर से एयर में जा रहा था तो मीडियम टू एयर लिख लिया, ठीक है। साइन आई सी के बराबर है क्योंकि क्रिटिकल एंगल कहलाता है ये, और आर जो है 90 के बराबर है, साइन आई साइन सी अपॉन साइन 90। और ये जो हमने टोटल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से हमने उलट के लिख दिया इसको उधर लिखना चाहे उधर लिखा हुआ है, अगर चाहे तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो साइन 1 है तो ये आ जाएगा साइन सी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू मीडियम इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आ जाता हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का इतना चमकना, ठीक है ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। जैसे उसमें से लगता है ना कि डायमंड में से रेज निकल के आ रहे हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कहीं से भी लाइट आ जाता है अंदर और फिर उसमें से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आता है, तो जब बाहर आता है तो ऐसा लगता है इसमें से लाइट आ रहा है, क्योंकि उसका डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है 23 डिग्री के आसपास है। तो कहीं से भी लाइट थोड़ा सा भी आ जाएगा ना और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगा तो ऐसा लगेगा इसके अंदर से लाइट आ रहा है। तो ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। और इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर भी है, ऑप्टिकल फाइबर बड़े क्लास में चल के हम लोग सीखेंगे। और एक जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है उसका है मिरेज, मिरेज, ठीक है ना, ये मेन बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, ये हम लोग रोज़ देखते हैं गर्मियों के दिनों में, जब कभी हाईवे पे रोड पे गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चल रहा होगा तो ऐसा लगेगा कि सामने रोड पे पानी है। गर्मी के दिनों में हाईवे पे गाड़ी चला रहे होंगे तो ऐसा लगेगा सामने रोड पे पानी है, मगर ऐसा नहीं होता। जब करीब जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं मिरेज। ऐसा रेगिस्तान होता है डेजर्ट एरिया में, और जब डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो ज़ाहिर है डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है, पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कोई दूर है कहीं पे दरख्त, कोई दिख रहा है दरख्त, तो उसका उल्टा इमेज भी दिखता है दरख्त का। जब वो उल्टा इमेज दिखता है तो जो ट्रैवलर है जो डेजर्ट पे सफ़र कर रहा है उसको लगता है कि वहाँ शायद पानी का सोर्स है, जिसकी वजह से दरख्त का इमेज उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। फिर वो उसके करीब जाता, पानी को लेकर, पानी के लिए वो उसके करीब जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुँचता है वो फिर इमेज जो है ना, पानी का जो दरख्त का जो उल्टा इमेज है वो ख़त्म हो जाता है। वो कैसे बनता है एक पूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, इतना काफ़ी अभी बड़े क्लास में आएगा तो हम बताएंगे। मिरेज उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं और भी, इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, लेंस पे जो है रे डायग्राम हम बना रहे हैं, लेंस का रे डायग्राम। अलग अलग पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रे जब जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से तो अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनते हैं। तो किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक हमने अभी टेबल के जरिए बता रहे हैं इसमें। तो दे रखा पहले कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। पहले दे रखा कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो एक रे जो आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये कन्वर्ज होके फोकस पे चला जाता है, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है, इमेज बनता है एट फोकस रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इन साइज। डिमिनिश्ड इन साइज का मतलब साइज बहुत ही छोटा होता है, और मैग्निफिकेशन जो है मच लेस देन 1 होता है। रियल इमेज में माइनस का साइन लगाता है मैग्निफिकेशन में, तो ये माइनस दे रखा, मैग्निफिकेशन मच लेस देन -1 है, लेस देन -1 है। ये यहाँ पे रियल इमेज का मतलब ये कि जो लाइन जो रेजेज है कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर
जाके जहाँ मिलते हैं, रिफ्रैक्ट होकर जहाँ मिलते हैं, उसी को जो इमेज बनता है उसको हम लोग रियल इमेज बनते हैं कहते हैं उसको। तो ये था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज के ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ऑब्जेक्ट को और करीब लेके चलते हैं, ये एफ है कॉन्वेक्स लेंस का, ये 2f है फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ। इधर जैसे लेफ्ट में होता है ऐसे राइट में भी होता है। तो बियॉन्ड 2f अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक रेज जाता पैरेलल टू फोकस प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से निकल जाता है। दूसरा रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होकर या तो उसी पास से जाएगा या स्ट्रेट जाएगा, बेंड नहीं करता, तो वो सीधा निकल जाता है और यहाँ पे जाके ये दोनों रे ये और ये यहाँ पे मिलते हैं। तो ये इमेज बनता है f एंड 2f के बीच में। इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट रखा गया बियॉन्ड 2f, तो इमेज बन रहा है बिटवीन f एंड 2f। ये f है, ये 2f के बीच में बन रहा है। रियल है क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आके मिल रहे हैं। इन्वर्टेड उल्टा, ये ऊपर में हेड है, ये नीचे हेड हो गया। इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज, साइज छोटा हो जाता है, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उससे छोटा बनेगा। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, माइनस साइन क्योंकि ये उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है बड़ा है, इमेज का साइज छोटा होता है, तो लेस देन 1 होता है, ठीक। तीसरा दे रखा है इसका इमेज, जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो पहले लाइट जाएगा फोकस से निकलेगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेगा, ये 2f पे ही जाके बनेगा ये, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज का जो करेक्टर है 2f पे ही बनता है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इक्वल इन साइज, साइज जितना ऑब्जेक्ट का उतने इमेज का है। तो मैग्निफिकेशन जो है इक्वल टू -1 होता, 1 तो बराबर होगा, रियल माइनस इसलिए होगा क्योंकि वो रियल इमेज है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये दे रखा है। एक फॉर्मूला और भी होता है मैग्निफिकेशन का, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, यू से दिखाते हैं। और ये जो इमेज है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी से दिखाते हैं। तो यू कहते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द लेंस। और v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द लेंस। मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट v बाई यू भी होता है, लेकिन v जो है ना साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट में जो भी टर्म होता है वो माइनस होता है, और राइट में होता है तो प्लस में होता है। तो ये u जो है माइनस में, तो यहाँ ये भी माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का दोनों अगर फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे तो ये हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव या फिर -v बाई यू भी होता है। तो ये मैग्निफिकेशन निकालने के तरीके हैं। बंद करो। फोर्थ नंबर जो अब इमेज है, अगर अभी तक 2f पे रखा था, अब f एंड 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज जो है ना बियॉन्ड 2f बनता है, ये 2f के बाहर बना है ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है बिटवीन f एंड 2f, लेकिन इमेज जो बनेगा इसका बियॉन्ड 2f, ये ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में, इमेज बियॉन्ड 2f, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 होगा। -1 रियल के लिए 1 से ज़्यादा होगा इसका क्योंकि साइज ऑफ द इमेज बड़ा है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हो गया। ऐसे ही अगला जो 5th वाला इमेज है, ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है यहाँ फोकस पे, तो इमेज बना है इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेगा। ये जैसे ये डिस्टेंस है ना, ये कम होते 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 कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो एट इन्फिनिटी रियल होगा, इमेज का करेक्टर इन्वर्टेड होगा, वेरी लार्ज, इमेज बहुत बड़ा बनेगा इधर जाके कहीं पे, मैग्निफिकेशन मच ग्रेटर देन 1, माइनस में होगा ये, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस, ये पोल कहलाता है और ये फोकस कहलाता है। तो पोल एंड फोकस के बीच में अगर रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इधर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज यहाँ बन रहा है, उधर कहीं मिलेगा नहीं, तो वो इधर की तरफ हमारा इमेज बनता है, ठीक है ना। ये वर्चुअल कहलाता है, वर्चुअल है, ये इरेक्ट है, इनलार्ज है, बड़ा इमेज जो है इसका बड़ा बनेगा। और जहाँ मैग्निफिकेशन बड़ा है तो ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। पावर ऑफ लेंस,
कैसे डिफाइन करते हैं? पावर ऑफ लेंस कब लगा? पावर ऑफ लेंस इज 1/f, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस is called power of lens, power of lens, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ये दे रखा है। यहाँ पे क्या बताया कि ये आमतौर पे ये 1 जो है ना मीटर में यूज़ करते हैं, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखता है, तो इसको हम लोग पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है ना, अपॉन f इन सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितनी बात है। तो ये सेंटीमीटर में लेते हैं तो 1 जो है ना 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। फोकल लेंथ जो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू डायप्टर, ठीक है ना, डायप्टर यूनिट होता है, कैपिटल डी से दिखाते हैं हम लोग इसको, ठीक। फोकल लेंथ बोला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पावर इज पॉजिटिव डी आता है, पॉजिटिव आएगा पावर, डायप्टर्स दिखाते हैं इसको। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसमें पावर भी पॉजिटिव आएगा, और जो भी पॉजिटिव होता है उतना पॉजिटिव डी लिख देते हैं। फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, यूनिट डायप्टर लिख देते हैं इसको, डी से दिखाते हैं। जैसे चश्मे में होता बोलते हैं ना पॉजिटिव पावर है, प्लस इतना पावर है या माइनस इतना पावर है, तो वो प्लस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है और माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस यूज हुआ है। बाकी ह्यूमन आई का डिफेक्ट के हिसाब से हम लोग बताएंगे आगे कि किस डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज होता है और किस तरह का उसका पावर ऑफ लेंस आता है, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा पावर ऑफ लेंस का। जैसे मान लेते हैं एक फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ मान लो उसका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या बता रहे हैं हम लोग? फोकल लेंथ ऑफ convex lens is 25 centimeter. What is power? What is its power? इसका पावर कितना होगा? तो पावर इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? 1/f, यानी सेंटीमीटर में ले तो 100/25 4 + 4 डी आ जाएगा डायप्टर। कुछ बात समझ रही? ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस में प्लस में आता है, ये कॉनकेव होता तो माइनस में आ जाता है ये, ठीक है। ऐसे दे रखा अगर एक से ज़्यादा लेंस एक साथ कंबाइन करके रखे तो उनका कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा, या पावर कितना होगा, या मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो व्हेन वी आर टेकिंग मोर देन वन लेंस, कंबाइंड फोकल लेंथ या कंबाइंड पावर ऑफ लेंस, इसे मिटा दें हम लोग। अब ये दे रखा कंबाइंड पावर, जैसे बोला क्या कि एक लेंस है या 2 लेंस है, मान लो ये 2 लेंस है, कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ठीक है ना। तो 3 लेंस हो गया, एक कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 2 3 3 लेंस है। तो इसका जो नेट पावर होगा, नेट पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू P1 + P2 + P3, ये चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ पावर, अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ ईच लेंस। हर एक लेंस का जो पावर है उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, अलजेब्रिक लेंगे। अलजेब्रिक का मतलब जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव में लेंगे, जो नेगेटिव में होगा वो नेगेटिव में लेंगे। अब जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव आता है, ये दूसरा नंबर
ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये पावर पॉजिटिव होता है, पर ये तीसरा जो ना कॉन्केव लेंस है, इसका पावर नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग इसको नेट पावर निकालेंगे, नेट पावर निकालना चाहते हैं, तो P1 पॉजिटिव ले लिया, P2 पॉजिटिव ले लिया और ये P3 माइनस में लिया, इस तरह से, ठीक है ना, लेंस के हिसाब से। तो ये हमारा नेट पावर हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ के टर्म में लेते हैं, इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, तो ये जो है ना 1/f नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/f1, पावर को तो 1/f से लिखते हैं ना फोकल, ये 1/f2 और ये -1/f3 कर लेंगे, क्योंकि इसका कॉन्केव का फोकल लेंथ माइनस में आता है, ठीक है ना। तो ये हमने -1/3 कर लिया, ठीक है ना। अगर दो लेंस एक साथ यूज़ करें, कोई भी दो लेंस यूज़ करें, तो फॉर टू लेंस इसमें क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पे हम लोग जनरल लिख रहे हैं, ना कॉन्वेक्स समझ रहे हैं ना कॉन्केव समझ रहे हैं, ठीक है ना। टू लेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2। ये एलसीएम लेके हम लोग लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल का, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये हमारा रिजल्टेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला जाएगा फोकल लेंथ के टर्म में। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। अगर कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव साइन रखेंगे, अगर कॉन्केव है तो नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेकिन हमारा रिजल्टेंट जो होता है नेट फोकल लेंथ होगा, ठीक है ना। नेट फोकल लेंथ जो है, ऊपर में प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू ले लेते हैं और नीचे में सम ऑफ टू ले लेते हैं, सम ऑफ टू फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ। लेकिन साइन जो है ना हम लोग लेंस के हिसाब से यूज़ करेंगे, किसी को पॉजिटिव लेना पॉजिटिव करेंगे, कॉन्वेक्स होगा तो नेगेटिव कर लेंगे, कॉन्केव होगा तो, ठीक है। अब जो लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो कितना लेंस मैग्नीफाइंग करेगा, तो एक लेंस का मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, माइनस का साइन लगाता है क्योंकि वो उल्टा होता है, या फिर u एंड v के टर्म में लिखेंगे तो v/u लेते हैं हम लोग, पावर ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है ना। अगर हम लोग एक से ज़्यादा लेंस को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन माइनस में लेते हैं, वर्चुअल इमेज का प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है नेट मैग्नीफिकेशन इफ़ मोर देन वन लेंस इज़ यूज्ड, ठीक है ना। एक से ज़्यादा लेंस अगर यूज़ करेंगे तो नेट मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, तो इसे हम लोग दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। नेट मैग्नीफिकेशन, जब एक से ज़्यादा लेंस को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करके रखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्केव लेंस नेगेटिव लेते हैं मैग्नीफिकेशन को। तो नेट मैग्नीफिकेशन जो होता है m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3, इस तरह से नेट मैग्नीफिकेशन होना है। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं है, मगर हमने बता दिया इसको कि अगर एक से ज़्यादा लेंस कांटेक्ट में रखा हुआ है और उसका नेट मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है।